नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और अपन अपने मुख्य टॉपिक क्रिया की तरफ बढ़ने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो आज आपके सामने दो शब्द है, उनमें पहले अपन पारिभाषिक शब्दावली की शब्द देखते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली में जो शब्द है वो पहला शब्द आपके सामने है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट, जिसे अपन यूं लिख सकते हैं एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। क्या मतलब है? एनुअल तो अपन जानते ही हैं कि वार्षिक होता है। ऑडिट का मतलब अंकेक्षा, हिंदी में उसे कहते हैं अंकेक्षा, और रिपोर्ट कहते हैं प्रतिवेदन को। प्रतिवेदन तो वार्षिक अंकेक्षा प्रतिवेदन, इसका मतलब ये होता है कि अपन साल भर की जो भी रिपोर्ट तैयार करते हैं या एक साल के पूरे काम का ब्यौरा अपन देते हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? वार्षिक अंकेक्षा प्रतिवेदन या एनुअल ऑडिट रिपोर्ट उसे कहा जाएगा। दूसरे शब्द को यदि अपन देखें तो एक शब्द है एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का क्या मतलब हुआ? ये होता है पूर्ववृत्त। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि जो पहले की घटनाएं होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं कि पूर्ववृत्त। पूर्व का मतलब पहले, तो पूर्ववृत्त का मतलब होता है पहले से संबंधित। शाब्दिक अर्थ यदि अपन देखें तो पहले से संबंधित जो चीज होती है उसे अपन पूर्ववृत्त कह देते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंटीसीडेंट्स। उसके बाद अपन बढ़ते हैं राजस्थानी शब्दों की तरफ। तो राजस्थानी में जो दो शब्द हैं वो एक तो शब्द है आपके सामने जिनावर। सामान्यतः अपन जो जीव जंतु होते हैं उन्हें जिनावर कह देते हैं, जीव जंतुओं को। तो ये भी एक राजस्थानी का शब्द है। और यदि अंतिम शब्द की बात करें तो एक शब्द है सिरक। सिरक कहते हैं रजाई को। रजाई को सिरक कहा जाता है राजस्थानी में। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर अपनों ने 4 शब्द देखे हैं। 4 शब्द कौन कौन से? एनुअल ऑडिट रिपोर्ट यानी वार्षिक अंकेक्षा प्रतिवेदन, एंटीसीडेंट्स का मतलब हुआ पूर्ववृत्त, और उसके बाद जिनावर का मतलब जीव जंतुओं को कहा जाता है। जो छोटे छोटे होते हैं ना, अपन यूं कह देते हैं कि छोटे छोटे जिनावर आए हुए हैं, तो इसलिए वो जिनावर जीव जंतु हो जाते हैं, और सिरक रजाई को कहा जाता है। ये रहे आज के आपके 4 शब्द। और उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मुख्य क्लास की तरफ। तो मुख्य क्लास में अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? क्रिया पढ़ रहे थे। और क्रिया में अपन क्या पढ़ रहे थे? क्रिया में अपन रचना या प्रयोग के आधार पर भेद पढ़ रहे थे। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कल की क्लास में आपकी क्वेश्चन सीरीज होने वाली है। अपन क्रिया जो टॉपिक अभी कंप्लीट होने जा रहा है तो उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो कल की क्लास में बिल्कुल तैयार रहिएगा सुबह 8 बजे, क्योंकि इससे संबंधित अपने को बहुत सारे प्रश्न देखने हैं अलग अलग टाइप के। जितने भी क्रिया से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं और उनमें लगभग प्रश्न है वो आपको एग्जाम्स में आए हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि क्रिया से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो कल की क्लास में जरूर देखिएगा। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की, क्रिया की। क्रिया में अगला जो भेद था वो प्रयोग या रचना के आधार पर अपन पढ़ रहे थे। और प्रयोग व रचना के आधार पर अपनों ने कल की क्लास में पूर्वकालिक क्रिया को पढ़ लिया था। और प्रेरणार्थक क्रिया जो चौथा भेद माना जाता है, प्रेरणार्थक, उस क्रिया को अपन देख रहे थे। और प्रेरणार्थक क्रिया में भी अपनों ने वाक्य तो देख लिए थे। सामान्यतः मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो क्रिया शब्द है या जो मूल क्रिया है उसकी प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक किस प्रकार से बनाई जा सकती है। प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय
प्रेरणार्थक किस प्रकार से बनाई जा सकती है ये आप देख सकते हैं। देखिए मूल क्रिया यदि अपन धातु से लेकर चलें तो पढ़ धातु से क्या बनी, पढ़ना। मूल क्रिया हो गई पढ़ना, यानी पढ़ धातु के साथ अपनों ने ना शब्दांश लगाया तो पढ़ना क्रिया हो गई। अब यहां पर यदि अपनों ने कर दिया पढ़ाना तो यहां पर तो हो गई प्रथम प्रेरणार्थक। और यदि यहां पर अपनों ने पढ़वाना कर दिया, जैसे मान लीजिए कि एक वाक्य आपके सामने हो कि शिक्षक ने विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाया, तो यहां पर पढ़वाना आ गया, तो पढ़वाना कौन सी क्रिया मानी जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी। और आपको मैं यूं बता देती हूं कि वर्तमान में अभी तक ऐसा एग्जाम नहीं पूछा गया है कि प्रथम प्रेरणार्थक कौन सी होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक कौन सी होती है। ये सिर्फ समझने के लिए है ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यहां पर ये बताना चाह रही हूं कि आना और वाना दोनों ही प्रत्ययों से संबंधित कौन सी क्रिया मानी जाती है, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाती है। तो यहां पर कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर यदि अपन बात करें तो लिख धातु से बनती है कौन सी क्रिया बनती है, लिखना बनती है। और यहां पर यदि प्रथम प्रेरणार्थक की बात करें तो लिखाना हो जाएगी, और यदि द्वितीय प्रेरणार्थक की बात करें तो लिखवाना हो जाएगी, लिखवाना हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप माने जाते हैं। यदि अपन और देखें तो देखिए एक जो है वो दिख है, तो यहां पर दिखना, दिख से दिखना क्रिया बन जाएगी, और यहां पर दिखाना हो जाएगी, दिखाना हो जाएगी, और यहां पर दिखवाना हो जाएगी। इस प्रकार से ये प्रेरणार्थक क्रिया के यहां पर ये 6 के 6 सारे के सारे शब्द जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया के शब्द है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान में नहीं रहती है कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये आज तक नहीं पूछा गया है। अब तक तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया का शब्द नहीं है। तो इस प्रकार के शब्द भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इस प्रकार के भी देखने को मिल सकते हैं। और जैसे प्रश्न आए हुए हैं वो आपको कल मिल ही जाने हैं। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया अपनी कंप्लीट होती है। उसके बाद अपन बढ़ते हैं क्रिया के अगले भेद की तरफ। तो अगला भेद जो है, यानी 4 क्रिया के भेद अपनों ने पढ़ लिए हैं, और अब अपन बात करते हैं अगले 5वें भेद की। तो 5वां भेद कौन सा माना जाता है, 5वां भेद माना जाता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, देखिए मतलब सामान्यतः है वो कोई भी क्रिया है वो धातु से बनती है, परंतु यदि कहीं पर क्रिया धातु से न बनकर नाम से बनने लगे, नाम मतलब संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले सर्वनाम, और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले या संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले कौन से शब्द, विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनी क्रिया क्या कहलाती है, क्रिया क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। तो सामान्यतः क्रिया का मूल रूप जो होता है वो धातु होता है, और क्रिया किस से बनती है, धातु से बनती है। ये अपन जानते हैं, शुरू की क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद यदि कहीं पर क्रिया है वो धातु से न बनाई जाकर नाम से का मतलब हुआ कि संज्ञा से हो या सर्वनाम से हो या विशेषण से हो, इनसे यदि क्रिया बनती है तो वहां पर जो क्रिया का भेद माना जाएगा वो नाम धातु क्रिया माना जाएगा। कैसे, यदि अपन संज्ञा शब्दों की बात करें तो संज्ञा शब्दों में यदि देखें तो एक शब्द होता है बात। तो बात का अपनों ने क्रिया बना लिया क्या, बतियाना, कि वो लोग बतिया रहे हैं, तो ये बतियाना क्रिया। अब इसका पूछ ले, इस प्रकार से रूप आ जाए कि कौन सी क्रिया है, तो नाम धातु क्रिया है। उसी प्रकार से हाथ शब्द आ जाए, और हाथ से कि हथियाना, उसने उसकी जमीन हथिया ली, तो हथियाना शब्द भी प्रचलन में है, और हथियाना में यदि क्रिया पूछ ली जाए तो कौन सी क्रिया मानी जाएगी, नाम धातु क्रिया मानी जाएगी। उसी प्रकार से शर्म शब्द है वो सामान्यतः शर्मिला हो गया तो विशेषण हो गया, परंतु शर्म सामान्यतः संज्ञा शब्द है। और इसमें यदि अपनों ने यूं कर दिया
कि शर्माना, तो शर्माना कौन सी होगी, क्रिया होगी, और कौन से भेद में जाएगी, नाम धातु में जाएगी। इसी प्रकार से लज्जा से भी लज्जाना शब्द है वो किस में जाएगी, नाम धातु में जाएगी। यदि अपन सर्वनाम शब्दों की बात करें तो सर्वनाम शब्द ज्यादा नहीं मिलते और सामान्यतः ये आते भी नहीं है ज्यादा। तो सर्वनाम शब्दों में मान लीजिए कि एक शब्द है अपना, तो अपना शब्द की क्रिया यदि बनाए तो अपनाना बन जाती है और सामान्यतः यही इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। फिर यदि अपन विशेषण शब्दों की बात करें, विशेषण शब्दों की, तो विशेषण शब्दों की क्रिया या विशेषण शब्दों से क्रिया बनाने की बात करें तो सामान्यतः गर्म और ठंडा क्या होता है, विशेषण होता है। तो गर्म से अपनों ने क्या कर दिया, गरमाना कर दिया, तो गरमाना क्रिया हो गई। उसी प्रकार से ठंड शब्द है वो विशेषण शब्द है और यूं ठंडाना हो गया तो यहाँ पर ये भी क्रिया शब्द होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक शब्द पूछा जा चुका है और वो क्या है, लंगड़ा, और लंगड़ा विशेषण शब्द होता है और यहाँ पर यदि लंगड़ाना आ जाता है तो वह विशेषण से बनी हुई क्रिया है और इसमें कौन सी क्रिया मानी जाएगी, नाम धातु क्रिया मानी जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने नाम धातु क्रिया की तीनों पक्ष देखे, कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। यानी संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण पदों से बनने वाली जो क्रिया है, जो क्रिया रूप है, वो ही क्या कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, आप यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। सीधा का सीधा यूं पूछा जाता है, प्रश्न कम से कम 5-7 बार आ चुका है, चाहे वो ग्रेड की एग्जाम हो, चाहे वो पीएसआई यानी एसआई की एग्जाम हो, चाहे वो रीट की एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन की, पटवार की एग्जाम तक सीधा का सीधा प्रश्न यूं पूछा गया है कि निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं बनती है। तो आपको ये 3 नाम जो है वो विशेषतया ध्यान रखने हैं कि नाम धातु क्रिया किस किस से बनती है, यानी संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है। तो आपको इन तीनों चीजों को विशेषतया ध्यान रखना है कि किस किस से बनती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया ही कौन सी कहलाती है, नाम धातु। अब विकल्प कैसे आएगा, विकल्प एक बार तो सीधा का सीधा यूं ही आया था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया, कि इनमें से किस से बनने वाली क्रिया है वो नाम धातु नहीं कहलाती। तो इससे क्रिया, सामान्यतः ये तो क्रिया ही है, तो इन तीनों से बनी हुई कहलाती है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आता है कि ये तीनों दे दिया, चौथा विकल्प सही हो गया, सभी हो गया, सॉरी, तो ये चौथा विकल्प भी इस प्रकार से भी सही मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। तो आगे अपन बात करते हैं अगले भेद की। अगला भेद कौन सा माना जाता है, क्रिया की यदि बात करें तो क्रिया में अगला भेद, देखिए मुख्य तो 5 ही भेद हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद यदि अपन छठे भेद की बात करें प्रयोग व रचना के आधार पर, तो अपन कृदंत मानते हैं, कृदंत क्रिया। अब ये कृदंत क्रिया क्या होती है, सामान्यतः कृदंत कृत प्रत्यय से बनी हुई सभी क्रियाएं होती है। तो कृत प्रत्यय वाली या जिनमें मूलतः क्रिया शब्द ही होता है, या फिर मैं यूं कहूं कि किसी क्रिया के साथ ही कृदंत, ये प्रत्यय के भेद होते हैं 2, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय में सामान्यतः क्रिया शब्दों को ही लिया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रिया शब्द होते हैं उनके साथ ही कोई भी प्रत्यय जोड़कर क्रिया के अन्य रूप बना लिए जाते हैं, अन्य रूप किसके, क्रिया के ही। तो वहां पर वो रूप क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि धातु तो एक ही है, चल, उसके साथ आपने आ प्रत्यय जोड़ा तो कह दिया कि राम चला। अब ये कौन सा रूप हो जाएगा, कृदंत हो जाएगा, ठीक है। सामान्यतः यदि चल धातु है तो चल धातु के आगे, और ये लगभग है वो सभी शब्दों में रहती है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में। उसी प्रकार से चल धातु है तो उसके साथ ता प्रत्यय लगाया तो कौन सा बन गया, चलता है, राम चलता है। तो
ये भी कृदंत रूप हो जाएगा। उसी प्रकार से चल है और चल के साथ ना प्रत्यय लगा दिया तो ये भी कौन सा हो गया, चलना हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये जो है वो लगभग सभी क्रिया रूपों में रहता है ये रूप कृदंत। तो इसीलिए है वो अपन इनको मुख्य भेदों में नहीं पढ़ते, सामान्यतः अन्य भेदों में पढ़ते हैं। और इससे संबंधित अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, परंतु फिर भी मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभार है वो जो स्टूडेंट्स है वो इस प्रकार की कमेंट कर देते हैं कि मैडम ये चीज तो बताई नहीं। और उनको यदि चाहे वो काम की हो चाहे नहीं काम की हो, सामान्यतः इस प्रकार की चीजें बता दी जाती है तो हाँ अब तो टीचर को बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो इसलिए है वो सामान्यतः अपनों ने इसका एक रूप देख लिया है जो सामान्यतः धातु से ही क्रिया के जो अलग अलग रूप बनते हैं उन्हीं को अपन क्या कह देते हैं, कृदंत क्रिया कह देते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे अगले भेद की तरफ। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा पूछा भी नहीं जाता, फिर भी अपनों ने देख लिया, अपनों ने कहीं भी किसी भी चीज को नहीं छोड़ा है। एग्जामिनर या पूछने वाला पूछेगा तो कहां से जाएगा, तो कहां पूछना तो इसी में से पड़ेगा, हर एक चीज को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद यदि अपन अगले भेद की बात करें तो अगला भेद है 7वें की यदि बात करें तो सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, यहां पर अपन जो 3 भेद पढ़ने वाले हैं वो तीनों ही भेद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सजातीय, क्योंकि मुख्य जो भेद है वो ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें अपनों ने सामान्य, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और नाम धातु पढ़े हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया में मतलब है कि एक ही प्रकार के धातु से बनी क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त की जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, सजातीय क्रिया हो जाती है। सहजातीय मतलब एक ही जाति की, तो एक ही धातु से बनती है क्रियाएं, हालांकि कृदंत में भी एक ही धातु से बन रही थी, परंतु ये एक साथ प्रयोग की जाएगी और एक का ही दूसरा रूप होगा। जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार का शब्द आ जाए कि सैनिकों ने चढ़ाई चढ़ी। अब इस प्रकार के वाक्य में ऐसे पूछ लिया जाए कि ये कौन सा रूप है, तो ये सजातीय रूप है, यानी एक ही जाति के दोनों हैं। उसी प्रकार से यूं कह दे कि पाकिस्तान के विरुद्ध सैनिकों ने लड़ाई लड़ी, तो इस प्रकार के शब्द यदि कहीं देखने को मिल जाए तो ये सारे के सारे किस में जाते हैं, सजातीय में जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये एक ऐसी चीज है जो अलग से देखने पर ही पता चल जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे दौड़ दौड़ी, तो दौड़ दौड़ी में भी एक ही प्रकार का रूप है, तो ये कौन सी क्रिया मानी जाएगी, सजातीय रूप क्रिया का माना जाएगा। उसके बाद अपन अगले भेद की बात करते हैं, अगले रूप की बात करते हैं। तो अगला रूप या अंतिम भेद क्या होता है, देखिए अंतिम भेद नहीं होता वैसे तो, ये सामान्यतः जो सहायक क्रिया है ये हर एक क्रिया के साथ प्रयुक्त होती है, परंतु फिर भी अपन समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि देखिए प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक या लगभग कर देते हैं, प्रत्येक करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लगभग वाक्यों में एक तो रहती है मुख्य क्रिया और इसके साथ साथ एक रहती है, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक कौन सी रहती है, सहायक क्रिया रहती है, सहायक क्रिया रहती है। अब यदि अपन इनकी बात करें, मुख्य क्रिया व सहायक क्रिया की, तो एक वाक्य है आपके सामने, राम स्कूल जाता है।
अब ये वाक्य है कि राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया, अब दो क्रिया आई है तो दो में जाना तो क्या कौन सी होगी, मुख्य क्रिया होगी, और ये कौन सी मान ली जाएगी, सहायक क्रिया मान ली जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से एक वाक्य और देखें तो एक वाक्य है कि कृष्णा दूध पी रहा है। अब यहां पर देखेंगे तो पीना है वो तो क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। रहना और होना ये दोनों किस में चली जाएगी, सहायक क्रिया में चली जाएगी। इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे ये लिखा था कि एक से अधिक। अब यहाँ पर देखिए रहना और होना दो क्रियाएं आ रही है और दोनों किस में जाएगी, सहायक क्रिया में जाएगी। तो इसलिए पहले जो भी क्रिया आएगी बाद में आने वाली क्रियाएं उनकी सहायता करेगी, उसके अर्थ को प्रकट करने में सहायता करेगी। तो पहले जो क्रिया आई, पहले जाना क्रिया आई तो ये मुख्य क्रिया होगी, बाद वाली क्रिया कौन सी होगी, सहायक क्रिया। तो पहले और बाद वाली ये मुख्य और सहायक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक वाक्य अपने सामने है कि सुनीता बीमार है। अब ये वाक्य है तो इसमें सुनीता बीमार है, अब बीमार भी क्रिया नहीं है, सुनीता भी क्रिया नहीं है, क्रिया क्या है, एक है। तो ये अब यहां पर कौन सी क्रिया मान ली जाएगी, मुख्य क्रिया मान ली जाएगी। कहने का मतलब है कि जो है, हैं, हूं, था, थे, थी, ये सभी क्रियाएं सामान्यतः किस क्रिया में जाती है, सहायक क्रिया में जाती है। और इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सी सहायक क्रिया है। तो चार विकल्प थे, पढ़ना, लिखना, देखना और है। तो है को कौन सा माना गया था, सहायक क्रिया के रूप में माना गया था। तो यहां पर चूंकि है सहायक क्रिया है, परंतु यदि कोई अन्य क्रिया नहीं आए, अकेला है आए, तो वह सहायक क्रिया नहीं रहकर कौन सी क्रिया मान ली जाती है, मुख्य क्रिया मान ली जाती है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक वाक्य और हो कि रजनीश अध्यापक है। अब इस प्रकार के वाक्य में भी रजनीश भी क्रिया नहीं है, अध्यापक की भी क्रिया नहीं है, अकेला है शब्द है वो क्रिया शब्द है। तो इसलिए यहां पर जो ये शब्द है ये किस में जाएगा, मुख्य क्रिया में जाएगा। और इस प्रकार के वाक्यों में है किस में जाता है, सहायक क्रिया में। इसीलिए सामान्यतः इन क्रियाओं को कौन सी क्रिया मानी जाती है, सहायक क्रिया मानी जाती है। परंतु कोई अन्य क्रिया नहीं हो तो सहायता किसकी करेंगे, फिर ये मुख्य की भूमिका निभाएंगे। मान लीजिए कि आपके घर में आपके मम्मी पापा हैं, आपके घर में गेस्ट आए तो आपके मम्मी पापा मुख्य है, वो उन लोगों के पास बैठेंगे, आप सिर्फ सहायक की भूमिका निभाएंगे, चाय पानी वगैरह की व्यवस्था करेंगे। और मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान आ गए और आप ही घर में हैं, आपके मम्मी पापा ही घर में नहीं है, तो आपको वहां पर मुख्य की भूमिका निभानी पड़ेगी, आपको उन लोगों के जवाब देने पड़ेंगे, आपको उनके पास भी बैठना पड़ेगा। तो वही बात है कि जब मुख्य लोग होते हैं तब तो हम सहायक होते हैं, परंतु जब मुख्य लोग ही नहीं है तो हमेशा मुख्य बनना पड़ता है, सहायक का काम है नहीं करना पड़ता। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर इसी के साथ अपनों ने 8 जो भेद है क्रिया के वो सभी के सभी कंप्लीट कर लिए हैं, परंतु फिर भी एक छोटी सी चीज और बचती है, वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूंगी। तो सहायक क्रिया के संबंध में जितनी भी चीज पूछी जा सकती है, हाँ आपको मैं बता देती हूँ कि ये जो है ना वो लगभग सभी वाक्यों में रहती है, चाहे सहकर्मक हो चाहे अकर्मक हो, सभी में रहती है। और अभी मैंने बताया था कि जो सजातीय है वो कृदंत है, उससे प्रश्न नहीं पूछा जाता, परंतु इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ अब अपन बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले भेद की तरफ। तो अगला भेद या फिर भेद तो अपनों ने देखे, तो देखिए संरचना के आधार पर, रचना या प्रयोग के आधार पर जो क्रिया के 8 भेद या मूलतः कौन से माने जाते हैं, आपको यहाँ फिर से क्लियर कर देती हूँ कि मुख्य 5 ही भेद स्वीकृत है, परंतु वर्तमान एनसीईआरटी के आधार पर 8 भेदों को अपनों ने पढ़ लिया है। कोई भी आ जाए
तो हो सकता है कि इस बार कृदंत और ये ही सजातीय ही पूछ लिया जाए। उसके बाद जो विशिष्ट तथ्य है, विशिष्ट तथ्य वो कौन सा है? प्रश्न यूं आ जाता है कि निम्न में से अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। और आपके पास विकल्प कुछ इस प्रकार से होता है, चुकराना, बलबलाना, भूलना, और अंतिम विकल्प आपके पास इस प्रकार से आ जाता है, द विकल्प है वो आ जाता है रंभाना। अब ये 4 विकल्प आपके समक्ष है। निम्न में से अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि ये तो पढ़ा ही नहीं, तो यही मैं बताने जा रही हूं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न उठाया था कि निम्न में से अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है। अब अनुकरणात्मक क्रिया जो है वो पढ़ने से पहले या इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित एक चीज बताना चाहूंगी। अनुकरणात्मक क्रिया, देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये अनुकरण है, यानी किसी न किसी चीज को कॉपी किया गया है, उसकी प्रतिलिपि निकाली गई है, अनुकरण किया गया है। तो अनुकरण किसका? आवाज का। और किसकी आवाज का? पशु पक्षियों की आवाज का, पशु पक्षियों की आवाज का। देखिए यदि कहीं पर पशु पक्षियों की आवाज को अपन बोलकर बताते हैं कि भाई बिल्ली है वो म्याऊं म्याऊं कर रही है, और जो शेर है वो दहाड़ रहा है, तो देखिए सामान्यतः शेर तो दहाड़ ही लगाता है, उसके लिए अपनों ने उसका अनुकरण करते हुए और नाम रख दिया दहाड़ना, दहाड़ नाम रख दिया। तो वहां पर है वो कौन सी क्रिया मानी जाएगी? क्योंकि आवाज का अनुकरण, किसका अनुकरण? आवाज का अनुकरण किए जाने के कारण, और वहां पर क्रिया कौन सी मानी जाएगी? अनुकरणात्मक क्रिया मानी जाएगी। तो अनुकरणात्मक क्रिया कहां पर होगी? पशु पक्षियों की आवाज का अनुकरण करते हुए यदि कोई शब्द लिख दिया जाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया मानी जाएगी? अनुकरणात्मक। अब अपन इस प्रश्न को देखते हैं, कौन सी अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, अर्थात पशु व पक्षियों की आवाज का नाम नहीं होना चाहिए। अब देखिए चुकराना, चुकराना किसके लिए कहा जाता है? अभी अपन सामान्यतः भैंस की आवाज को जानते ही नहीं है सामान्यतः, तो देखिए भैंस चुकराना, भैंस की आवाज के लिए, जिस प्रकार से बिल्ली के लिए म्याऊं म्याऊं या शेर के लिए दहाड़ना होता है ना, उसी प्रकार से भैंस की आवाज को चुकराना बोलते हैं। ऊंट की आवाज को बलबलाना बोलते हैं। भूलना इसको छोड़ दो, रंभाना। गाय की आवाज को अपन क्या कहते हैं? रंभाना कहते हैं। तो अर्थ उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये, यानी कौन से शब्द में अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है? तो ऊंट की आवाज का अनुकरण हो गया, गाय की आवाज का हो गया, भैंस की आवाज का हो गया। वो भूलना, अपन सामान्यतः एक भूलना क्रिया होती है, तो इसलिए वो अलग होने के कारण और यहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया उस शब्द में नहीं होगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर भी अनुकरणात्मक क्रिया एक महत्वपूर्ण क्रिया मानी जाती है। सामान्यतः ये भी अक्सर पूछ ली जाती है, इससे संबंधित कुछ चीजें भी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अनुकरणात्मक क्रिया स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद अब मैं आपको बता देती हूँ अनुकरणात्मक क्रिया से संबंधित है वो किस किस प्रकार के कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। तो अपन देख लेते हैं कुछ शब्द महत्वपूर्ण। देखिए हिन हिनाना, हिन हिनाना तो कौन हो जाएगा? हिन हिनाता कौन है? घोड़ा, घोड़ा। और उसके साथ मिमियाना, मिमियाना यदि आ जाए तो मिमियाता कौन है? बकरी, बकरी।
उसके बाद किटकिटाना आ जाए, किटकिटाना, तो किटकिटाना कौन करता है? बंदर। उसी प्रकार से यदि दहाड़ना आ जाए तो दहाड़ता कौन है? शेर दहाड़ता है। उसी प्रकार से तीनों ये जो अभी अपनों ने देखे थे, कौन से? रंभाना, तो रंभाता कौन है? गाय। उसके साथ साथ चुकराना कौन? चुकराना भैंस। और उसी प्रकार से बलबलाना यदि देखें तो बलबलाता कौन है? ऊंट। ये तो इस प्रकार से है, वो आवाजों के अनुकरण से संबंधित है, वो प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये चीजें भी आप ध्यान में रखेंगे। सामान्यतः ये चीज तो फिर भी आ सकती है। हाँ, भौंकना भी अगर अपन देखें तो भौंकता कौन है? कुत्ता। तो ये जो शब्द है वो सारे के सारे किस में जाएंगे? अनुकरणात्मक क्रिया में जाएंगे। ये सारी की सारी कौन सी क्रियाएं हैं? अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं, जो अनुकरण के द्वारा। इसी प्रकार से है ना, सामान्यतः यूं भी हो सकता है, जैसे मतलब दरवाजा है तो दरवाजे के लिए खटखटाना आ जाता है ना, तो वो इस प्रकार के शब्द भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। हालांकि इतने महत्वपूर्ण वो शब्द नहीं है जितने महत्वपूर्ण ये है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया से संबंधित सारी चीजें हैं वो कंप्लीट होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसी के साथ हमारा जो क्रिया टॉपिक है, जो बहुत समय से चलता आ रहा था, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और मैं आपको बता देती हूँ कि क्रिया को अपनों ने हर पक्ष से देखा है। क्रिया के मोटे तौर पर 3 आधारों पर जो वर्गीकरण किया जाता है, कर्म के आधार पर, काल के आधार पर, प्रयोग या रचना के आधार पर, तीनों पक्षों को अपनों ने बहुत अच्छे से देखा है। और किसी ने यदि पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो हर एक वीडियो को देख ले और कल के लिए तैयार रहे। सकर्मक क्रिया के या कर्म के आधार पर सकर्मक व अकर्मक क्रिया, अर्थ के काल के आधार पर भूतकालिक, वर्तमानकालिक व भविष्यकालिक क्रिया, प्रयोग व रचना के आधार पर अपनों ने 8 वेद पढ़े हैं। जो अगर शॉर्ट रूप में बताऊं तो सबसे पहले सामान्य संयुक्त, फिर पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, 5 तो ये हो गए। उसके बाद कृदंत, सजातीय और अंतिम सहायक क्रिया पढ़ लिया, और अनुकरणात्मक क्रिया भी अपनों ने पढ़ लिया। तो सभी दोबारा अध्ययन कर लीजिए, दोबारा वीडियोस देख लीजिए। कल के लिए, कल की जो टेस्ट सीरीज है उसके लिए तैयार रखिए। देखते हैं कितने प्रश्न सही कर पाते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।